हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। और स्क्रीन को देखते ही आप समझ गए होंगे कि हम आज फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एनर्जी ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति कर रहे पिंड की ऊर्जा। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे बेस्ड बहुत से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बड़े आसान तरीके से सीखने वाले हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति कर रहे ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, और फिर जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जोड़ते हैं तो बनती है मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा। तो हम यहाँ ये भी सिद्ध करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति जो ऑब्जेक्ट कर रहा है उसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, संरक्षित रहती है। तो आइए बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक पर डिस्कशन। लेकिन कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम लोग पढ़ चुके हैं। मैं उसका लिंक भी यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज की इस वीडियो में समझने के लिए हम यहाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो एग्जाम्पल है, बड़ा सामान्य सा सिंपल सा एग्जाम्पल है, वो है सिंपल पेंडुलम, जिससे हम आसानी से सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझ जाते हैं। ये आप पेंडुलम जानते हैं। अब आप इमेजिन करिए कि पेंडुलम की ये आप इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी सिंपल पेंडुलम की, सरल लोलक की साम्यावस्था है। इस साम्यावस्था से जब हम इसे डिस्प्लेस करते हैं, है ना, विस्थापित करते हैं, ठीक है, और फिर मान लीजिए यहाँ कहीं आ गया ये, अब इसको आप छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं, तो ये अपने आप इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, आपने अनुभव भी किया होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि जब ये सिंपल पेंडुलम इस पोजीशन से इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, तो यहाँ पे तो ये रुका हुआ है, यानी कि इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 है। लेकिन जब ये आगे बढ़ता है, कहाँ पे, जब ये आगे इस डायरेक्शन में आता है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, और यहाँ पर यानी इक्विलिब्रियम पर इसकी वेलोसिटी हो जाती है मैक्सिमम। फिर आप जानते हैं ड्यू टू इनर्शिया, जड़त्व के कारण ये यहाँ पर रुकता नहीं है, इक्विलिब्रियम पर रुकता नहीं है, बल्कि ये अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जाता है, जिसे आप कहते हैं इसका एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम। ठीक है, यहाँ तक ये डिस्प्लेस होता है। तो जब इस एम्पलीट्यूड वाली जो पोजीशन है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन है, वहाँ से इक्विलिब्रियम तक आता है, इसकी वेलोसिटी बढ़ती है। इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था पर वेलोसिटी यानी कि वेग अधिकतम हो जाता है, और फिर जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो वेलोसिटी घटनी शुरू हो जाती है, और अपोजिट डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, अधिकतम विस्थापन है, वहाँ पे फिर वेलोसिटी 0 होती है। यहाँ पे 0 वेलोसिटी हो गई, ऑब्जेक्ट थोड़ी देर के लिए रुका और वापस फिर इक्विलिब्रियम की तरफ चलना शुरू हो जाता है। फिर इक्विलिब्रियम पे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, फिर इक्विलिब्रियम पे मैक्सिमम हो जाएगी, लेकिन रुकेगा नहीं यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और ये दूसरी डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। दूसरे डायरेक्शन में फिर चलेगा तो वेलोसिटी घटेगी, और अधिकतम विस्थापन यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर फिर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो इस तरह से आपका ये जो सिंपल पेंडुलम है वो इस तरीके से ऑसिलेट करता रहता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ये करता रहता है। तो इस डिस्कशन में हम लोगों ने क्या देखा, हमने देखा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अधिकतम होती है। ठीक है, तो जहाँ वेलोसिटी सबसे ज़्यादा, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं 1/2 mv²। ठीक है, मास पेंडुलम का या जो ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति कर रहा है, उसका मास फिक्स है, ये नंबर है, फिक्स है, यानी वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा वेग पर निर्भर कर रही है। तो जहाँ पर वेग ज़्यादा, वेलोसिटी ज़्यादा, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यहाँ से ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया, सिंपल पेंडुलम वाला, इसमें आपने क्या देखा कि
ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर मैक्सिमम है, साम्यावस्था पर अधिकतम है। इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ही मैक्सिमम होगी। और जहां पे वेलोसिटी 0 है यानी इसकी अधिकतम विस्थापन की स्थितियां दोनों तरफ, ठीक है, साम्यावस्था के दोनों तरफ जो अधिकतम विस्थापन की स्थितियां हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन है, वहां पर इसकी वेलोसिटी शून्य हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इन पोजीशन पर इसकी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा भी 0 हो जाएगी। अब ये तो काइनेटिक एनर्जी की बात थी। अब ये देखिए कि जहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा इसकी मिनिमम हो जाएगी, और जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी। काइनेटिक मैक्सिमम, वहाँ पे पोटेंशियल मिनिमम है, जहाँ पे काइनेटिक मिनिमम है वहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम है, ठीक है। काइनेटिक मिनिमम तो पोटेंशियल मैक्सिमम, काइनेटिक मैक्सिमम तो पोटेंशियल मिनिमम, ठीक है। कैसे? ये हमारा सिंपल पेंडुलम को हमने एज एग्जाम्पल लिया है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, सरल आवर्त गति का। साम्यावस्था को हम रेफरेंस पॉइंट लेंगे, संदर्भ बिंदु लेंगे, और आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा स्थिति पर निर्भर करती है, ठीक है। तो इस साम्यावस्था पर पोटेंशियल एनर्जी इसकी 0 होगी, और जैसे जैसे ये अधिकतम विस्थापन की तरफ जाएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लाने में, इसको विस्थापित करने में जो फोर्स लगता है, रेस्टोरिंग फोर्स जिसको कहते हैं ना, रेस्टोरिंग फोर्स क्या है ये पिछले वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया है। और आप जानते हैं कि जब साम्यावस्था से ऑब्जेक्ट को हम डिस्प्लेस करते हैं, विस्थापित करते हैं, तो विस्थापित करने के बाद, विस्थापित होते ही उस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगने लगता है, प्रत्यानयन बल लगने लगता है। प्रत्यानयन बल क्या करता है? प्रत्यानयन बल वस्तु को उसकी साम्यावस्था में लाने का प्रयास करता है, ठीक है। और जब हम विस्थापित कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, यानी इक्विलिब्रियम से दूर ले जा रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम से दूर ले जाते समय हम उस ऑब्जेक्ट पर वर्क करते हैं ना। इस रेस्टोरिंग फोर्स इधर लग रहा है, इस रेस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट हम इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो इसको विस्थापित करने में हमें वर्क करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। ये वर्क ही, ये कार्य ही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है। तो यहाँ तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक लाने में मैक्सिमम वर्क होगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो आपने इतना अभी यहाँ पे सुनकर ही समझ लिया, जो हम अभी प्रूव भी करने वाले, सिद्ध करने वाले हैं, जो आप लिखेंगे अगर एग्जाम में आपके पास प्रश्न आता है तो, कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, ठीक है, ये सिंपल पेंडुलम भले ही आपको दिख रहा है पर ये केस सभी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, इसलिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, ठीक है। और इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, लेकिन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की स्थिति में इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 यानी मिनिमम होगी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम होती है, ठीक है। और किसी भी पॉइंट पर, ये बात भी हम लोग प्रूव करेंगे, अभी थ्योरेटिकली बता रहे हैं आपको। एक काइनेटिक एनर्जी की बात की, कहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे मिनिमम, फिर पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर मैक्सिमम और कहाँ पर मिनिमम। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट सुन लीजिए सिंपल हार्मोनिक मोशन के ही बारे में, कि किसी भी पॉइंट पर अगर हम इस सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करते हैं, तो ये एक फिक्स वैल्यू आती है, स्थिर मान आता है। मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर कुल यांत्रिक ऊर्जा। और चूंकि इन दोनों का सम किसी भी बिंदु पर स्थिर है, फिक्स वैल्यू आ रही है किसी भी पॉइंट पर, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट की यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी स्थिर रहती है, इसका फिक्स मान आता है। अब इसी चीज़ को हम लोग प्रूव करने वाले हैं जो यहाँ पर डिस्कस किया। आइए हम उसे प्रूव करते हैं। चलिए अब हम सबसे पहले निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। किसके लिए?
उस ऑब्जेक्ट के लिए जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति करते पिंड के लिए गतिज ऊर्जा हम निकालेंगे। और गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 1/2 mv² होता है। m क्या है? उस ऑब्जेक्ट का मास है जो कि सरल आवर्त गति कर रहा है, उसका द्रव्यमान, ठीक है। और वेलोसिटी हम सीधे से फॉर्मूला लेंगे जिसे हम पहले प्रीवियस वीडियोस में प्रूव कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी। आप देखिएगा वहाँ से कि कैसे हम ये फॉर्मूला निकालते हैं वेलोसिटी का। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति करते पिंड की वेग, ठीक है। तो v इज इक्वल टू ओमेगा √a² माइनस y², ठीक है। इसमें ओमेगा क्या होती है वो आप प्रीवियस वीडियो से जानते हैं, ठीक है। या a क्या है? एम्पलीट्यूड है, आयाम। y क्या है? विस्थापन, ठीक है। किसी भी मोमेंट पर, जैसे सिंपल पेंडुलम हमने लिया था तो इसका अधिकतम विस्थापन मान लीजिए यहाँ तक है, तो ये अधिकतम विस्थापन को आप इसका a आयाम कहेंगे। अब हर समय ऑब्जेक्ट अधिकतम विस्थापन पे तो होगा नहीं, मान लीजिए यहाँ तक अधिकतम विस्थापन था, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो किसी टाइम t पर इस पोजीशन पे है तो t टाइम पे ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, किसी और टाइम पे ये यहाँ पहुँच गया तो किसी और टाइम पे ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो y क्या है? y डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। कहाँ से? साम्यावस्था से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से विस्थापन है। और a क्या है? अधिकतम विस्थापन यानी कि आयाम है, ठीक है। और ओमेगा मैं यहाँ बार बार नहीं डिस्कस कर रही हूँ, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लिखिएगा, अदरवाइज प्रीवियस वीडियोस से आप ओमेगा से परिचित हैं, मैं उसे अलग से एक्सप्लेन यहाँ नहीं करूँगी। तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास है जो हमने पहले वीडियोस में डिराइव किया था। अब हमें क्या करना है? सिंपल v की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में। तो हमें यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन करते ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी मिल जानी है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। और v का मतलब क्या है? अगर इसका स्क्वायर निकाले तो ये स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा तो ये ओमेगा को भी स्क्वायर करेगा और इसको भी स्क्वायर करेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ये ओमेगा²। और ब्रैकेट में लिखें, स्क्वायर होते ही इसका अंडर रूट हट जाएगा, यानी a² माइनस y²। तो ये आ गई आपकी काइनेटिक एनर्जी उस ऑब्जेक्ट की जो कि सरल आवर्त गति कर रहा है, ठीक है। और ओमेगा आप कई बार हमने एक्सप्लेन किया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं इसकी। चलिए अब हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी किस ऑब्जेक्ट के लिए? वो ऑब्जेक्ट जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ठीक है। और प्रीवियस वीडियोस में जिस तरह से हमने वेलोसिटी देखा, डिस्प्लेसमेंट देखा, हम लोगों ने एक्सीलरेशन यानी त्वरण भी निकाला था उस ऑब्जेक्ट का जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति कर रहा है। और ये वैल्यू क्या आती है? -ओमेगा² है ना, जहाँ y क्या है? साम्यावस्था से विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। जैसे ये अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन हम सिंपल पेंडुलम लेते हैं तो ये इक्विलिब्रियम और यहाँ से t टाइम पे ये विस्थापन आप y से रिप्रेजेंट करें तो y यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब अल्फा अगर एक्सीलरेशन लग रहा है तो आप जानते हैं फोर्स किसी ऑब्जेक्ट का क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट पे जो बल लगता है वो उस ऑब्जेक्ट का मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, सरल आवर्त गति कर रहा है, उस पर फोर्स कितना लगेगा? m इंटू एल्फा ना, एल्फा की ये वैल्यू रखें तो क्या आ जाएगा? -m ओमेगा² y। और ये कौन सा फोर्स है? जी बिल्कुल सही, वही रेस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल जो कि ऑब्जेक्ट को हर समय साम्यावस्था में लाने का प्रयास करता है, ठीक है। अब यहाँ रेस्टोरिंग फोर्स ऑब्जेक्ट पर लग रहा है तो अभी स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि अगर मान लीजिए सरल आवर्त गति करता हुआ ऑब्जेक्ट है जिसका हम लोग यहाँ पे एग्जांपल सिंपल पेंडुलम का ले रहे हैं, ठीक है। इसको आपने इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था से डिस्प्लेस किया,
तो इसको डिस्प्लेस करते ही इस पर एक रेस्टोरिंग फोर्स लगने लगता है, वो यही रेस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है। और वाई डिस्प्लेसमेंट हम कहाँ से देख रहे हैं, हम उसको मेजर कर रहे हैं, उसे नाप रहे हैं इक्विलिब्रियम से, यानी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, कहाँ है, इस डायरेक्शन में, ठीक, बाहर की तरफ जा रहा है। और रेस्टोरिंग फोर्स किधर लग रहा है, रेस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक। तो यहाँ y की डायरेक्शन ये है और रेस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन ये है, ठीक, दोनों के बीच 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब अगर हम आपसे कहें कि रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से कितना वर्क किया जा रहा है ऑब्जेक्ट पर, क्योंकि वर्क डन ही तो किया गया, कार्य ही तो पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर होगा, है ना, वही हमें पोटेंशियल एनर्जी देगा। किया गया कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जा, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो हमें इस रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो वर्क हो रहा है वो निकालना है। और वर्क का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं पहले से, W इज इक्वल टू F डॉट डी, जहाँ पे D डिस्प्लेसमेंट होगा और F फोर्स होगा। ये फॉर्मूला आप यूज़ करते आए हैं। लेकिन यहाँ फ्रेंड्स देखिए, यहाँ जो फोर्स है वो फिक्स नहीं है वैल्यू में, है ना, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, बल्कि ये फोर्स y यानी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है, यानी अलग अलग पोजीशन पर फोर्स की वैल्यू ही अलग अलग होगी। और जहाँ पर फोर्स वेरिएबल होता है, फोर्स फिक्स नहीं होता, वहाँ हम पूरा वर्क डन एक साथ नहीं निकालते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, कैलकुलस मेथड यूज़ करते हैं। यानी हम स्मॉल वर्क डन की बात करेंगे, DW कहाँ पर, किसी भी पोजीशन पे, मान लीजिए यहाँ है ये पोजीशन और यहाँ पे इसका विस्थापन है y, ठीक है। तो इस y विस्थापन पर इतना फोर्स लग रहा है ना। और हम ये मान सकते हैं कि y से वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dy, है ना, y पोजीशन पर इसका रेस्टोरिंग फोर्स इतना लग रहा है, और y से हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इसको देते हैं, y से आगे dy इतना छोटा, ये चीज आप लिखेंगे, dy इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट है कि dy चेंज होने पर विस्थापन में हम कह सकते हैं कि रेस्टोरिंग फोर्स इतना ही बना रहा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। लेकिन dy हमने इतना छोटा विस्थापन दिया कि हम dy पूरे में कहाँ से कहाँ तक, y से y प्लस dy तक जाने में रेस्टोरिंग फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, हम ये मान सकते हैं। यहाँ मैं चूँकि आप लिखेंगे इसको तो फिर से एक बार देख लीजिए कि y से y प्लस dy तक जाने में रेस्टोरिंग फोर्स में कोई चेंज नहीं होगा, प्रत्यानयन बल इतना ही बना रहेगा। इसलिए y से dy तक जाने में वर्क डन क्या होगा, dw, ठीक है। dw कितना आएगा, F रेस्टोरिंग फोर्स डॉट dy। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट किधर था, बाहर की तरफ, रेस्टोरिंग फोर्स था अंदर की तरफ, दोनों के बीच 180 डिग्री का एंगल आएगा। यानी आप क्या कहेंगे, F dy cos 180 डिग्री, ठीक है। cos 180 डिग्री -1 होता है, और अब F की वैल्यू आप रखिए -m ओमेगा स्क्वायर y, तो ये एक इसका माइनस और इसका माइनस मिलके कैंसिल हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, बचेगा क्या, m ओमेगा स्क्वायर y dy, ठीक है। इस तो ये dw जो हम लोगों ने निकाला, ये क्या है, ये वर्क डन है, किया गया कार्य है। जब ऑब्जेक्ट y से चलता है और कहाँ तक जाता है, y प्लस dy तक, यानी dy डिस्प्लेसमेंट में, dy विस्थापन में वर्क डन कितना है, dw, ठीक है। लेकिन हमें क्या देखना है कि जब ऑब्जेक्ट साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन से चलता है और एक जनरल पॉइंट y तक पहुंचता है, तो इतने डिस्प्लेसमेंट में, इस टोटल डिस्प्लेसमेंट में, इस पूरे विस्थापन में वर्क डन कितना होगा। तो जब ये वर्क डन निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना, बस इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करके हम टोटल वर्क डन यहाँ से निकाल सकते हैं। इंटीग्रेट करने के लिए बड़ा आसान तरीका है, देखिए हमें क्या करना है, dw करना है इधर, और दूसरी साइड हमारे पास क्या है, m ओमेगा स्क्वायर y dy, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक विस्थापन, y0 से एक जनरल वैल्यू y तक, है ना। तो y0 से जनरल वैल्यू y तक गया, तो यहाँ जब y0 है तो वर्क डन 0 है, y तक गया तो वर्क डन हो गया w, ठीक है। तो लेफ्ट साइड को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो सिंपल फॉर्मूला, जैसे आप
dx को जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो ये वैल्यू आती है x। इसी तरह dw को इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, w। ठीक है, इस पे लिमिट लगाया हमने, लिमिट सॉल्व करना आप जानते होंगे, कैलकुलस में आपने पढ़ा है। और दूसरी साइड देखिए, ये m ओमेगा स्क्वायर ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो कांस्टेंट को तो आप बाहर निकाल देते हैं, फिक्स है वैल्यू। अंदर क्या बचा, y dy और लिमिट 0 से y। अब इसको सॉल्व करना, तो जैसे आप x dx को सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर बाई 2 आता है। इसी तरह फॉर्मूला भी आपको पता होगा, चलिए मैं एक बार फिर से फॉर्मूला आपको बता देती हूँ यहाँ पर कि x टू द पावर n dx, जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये क्या बन जाता है आपका, इसको इंटीग्रेट करने पे x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, इसी चीज़ को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इंटीग्रेशन में कि n की जगह हमारे पास 1 है और x की जगह है y। ठीक है, इस ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये जो हमने यहाँ यूज़ किया ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को हमने अप्लाई करना है। तो जब फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे n1 और x की जगह y रखेंगे तो ये लेफ्ट साइड y dy बन जाएगा, राइट साइड क्या बनेगा, y टू दी पावर 1 प्लस 1 यानी 2 अपॉन 1 प्लस 1 यानी 2, यानी 1/2 y स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हम सीधे ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, यहाँ से हम ये मान रहे हैं, और ये जो वैल्यू आई है उसको हम सीधे ऊपर सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है ना, तो जब आप इसे ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, 1/2 बाहर कर लीजिए क्योंकि फिक्स नंबर है, और y स्क्वायर पे लिमिट लगा दीजिए 0 से y। तो लेफ्ट साइड लिमिट कैसे लगेगी, w की जगह ये w रखिए, माइनस w की जगह 0 रखिए, तो w माइनस 0 लेफ्ट साइड ये आ जाएगा। तो अगले स्टेप में ये लेफ्ट साइड वाला क्या बन जाएगा, w माइनस 0, w इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर माइनस एक बार तो y स्क्वायर और एक बार 0, y की जगह y और y की जगह 0, तो 0 का कोई मतलब नहीं रहा, तो w क्या आ गया, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये आ गई, जो वर्क डन आया इतनी ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट में किसी जनरल पॉइंट जहाँ पे उसका विस्थापन है y। ठीक है, तो यानी पोटेंशियल एनर्जी आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू w इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब आइए हम इसकी टोटल एनर्जी यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी, कुल यांत्रिक ऊर्जा निकालते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हमने क्या निकाली, अभी किसी जनरल पॉइंट पर y जहाँ पे उसकी पोजीशन है ना, उसका जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट y है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जनरल पॉइंट पर हमने क्या निकाला, सामान्य बिंदु पर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी हमने जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट y है यानी जनरल पॉइंट सामान्य बिंदु कोई है, उस पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या आई, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। तो अगर आपसे कहा जाए टोटल मैकेनिकल एनर्जी बताइए, तो मैकेनिकल एनर्जी आप क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और वो कितनी हो जाएगी, काइनेटिक है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल क्या है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को ओपन करिए जरा सा, तो क्या आता है रिजल्ट, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। ये माइनस में जितना है ये उतना ही प्लस में है, तो अलजेब्रा के अकॉर्डिंग एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। अब गिवन कंडीशन में 1/2 फिक्स है, मास फिक्स है, ओमेगा फिक्स है यानी ओमेगा स्क्वायर फिक्स है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, आयाम क्या होता है, ए क्या है एम्पलीट्यूड, आयाम, आयाम मतलब अधिकतम विस्थापन, और दिए गए केस में
आयाम यानी एम्पलीट्यूड भी फिक्स होता है। इसका मतलब जब सारी वैल्यूज फिक्स हैं तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी फिक्स हो गई है ना। जबकि गतिज ऊर्जा में देखिए, काइनेटिक एनर्जी में बाकी सब तो फिक्स है, लेकिन वाई डिस्प्लेसमेंट टाइम पर डिपेंड करता है। पोटेंशियल एनर्जी में भी वाई डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, यानी टाइम पर डिपेंड करता है। जबकि जब दोनों को ऐड करके टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकाली तो यहाँ पे सारी फिक्स चीज़ें आई हैं, कोई भी चीज़ टाइम पर डिपेंड नहीं करती। यानी मैकेनिकल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट की जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब इसी बात को हम ग्राफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आइए ग्राफ भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए हमें क्या मिली, काइनेटिक एनर्जी हमने निकाला। तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा हमें क्या मिलती है, 1/2m ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और जब पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाला तो आता है 1/2m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये वैल्यूज़ हम लोगों ने निकाली हैं। ठीक है, अगर आपको जो आपने मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा पैराबोला, है ना, तो उसका आप इक्वेशन अगर लिखते हैं तो कोई भी एक इक्वेशन अगर आपको याद है, मान लीजिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, कुछ इस टाइप की। यानी x और y दो एक्सिस हम लेते हैं और उनमें से एक, जैसे y में इसकी पावर 2 है तो x की पावर सिंगल 1 पावर है। तो इस तरीके की जो इक्वेशन होती है वो पैराबोला, परवलयाकार कही जाती हैं। और इन पैराबोला को अगर हम ड्रॉ करते हैं फ्रेंड्स x और y एक्सिस पर, तो आपको जो शेप मिलता है वो कैसा शेप आता है। आपको याद होगा कि डिपेंड करता है x एक्सिस y एक्सिस कौन सी एक्सिस स्क्वायर में है और कौन सी सिंगल पावर में है, पर शेप इसका हमेशा कुछ इस टाइप का है ना, या इधर से ऐसा। आप एक्सिस पे देख लीजिए, एक स्क्वायर है और एक पावर, एक सिंगल पावर है, तो उसके अकॉर्डिंग। लेकिन इसका शेप कभी आप ऐसे पैराबोला बना हुआ देखते हैं, कहीं आप ऐसा पैराबोला बना हुआ देखते हैं, तो कहीं आप इधर भी पैराबोला देखते हैं। ये सब इस बेस पे आता है कि x और y में से कौन सा सिंगल पावर है और कौन सा स्क्वायर पे है। ठीक है, लेकिन पैराबोला का ही शेप आता है जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया। तो यहाँ देखिए आप, अगर हम एक एक्सिस पर एनर्जी ले लें, है ना, जैसे काइनेटिक एनर्जी क्या एनर्जी है, एक एक्सिस पर एनर्जी ले जिसकी पावर है सिंगल पावर, है ना। काइनेटिक एनर्जी जो आप ले रहे हैं यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी की पावर कैसी है, सिंगल पावर है। और एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, तो दूसरी एक्सिस हम क्या ले रहे हैं, इसमें दूसरी एक्सिस हम ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन की। और डिस्प्लेसमेंट की यहाँ पे पावर कैसी है, पावर 2 है। दोनों ही केस में पोटेंशियल एनर्जी की सिंगल पावर, लेकिन विस्थापन की पावर है 2। तो चाहे हम काइनेटिक एनर्जी के लिए ग्राफ बनाएं या पोटेंशियल एनर्जी के लिए ग्राफ बनाएं, पर ग्राफ हमें पैराबोला शेप में ही मिलेगा, परवलयाकार ही मिलेगा। क्यों मिलेगा वो हमने डिस्कस कर लिया है मैथमेटिक्स में। कोई भी पैराबोला का फॉर्मूला उठा लीजिए, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों काइनेटिक एनर्जी का हमें ग्राफ पैराबोला मिला और क्यों पोटेंशियल एनर्जी का भी पैराबोला मिला। लेकिन दोनों पैराबोला, दोनों परवलय में अंतर आएगा, और वो अंतर क्या आएगा वो यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो फॉर्मूले अभी हम लोगों ने लिए थे उसको लेते हुए एक एक्सिस पर, ये आप मान लीजिए एक्स एक्सिस जिसे देख रहे हैं, इस पर हम एनर्जी ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन ले रहे हैं। इस पर हमने डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन लिया, और दूसरा जो वाई एक्सिस हमने माना उस पर हमने एनर्जी यानी कि ऊर्जा ले ली। यहाँ पे हमने एनर्जी ले लिया। ठीक है, इस एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट और इस एक्सिस पर हमने एनर्जी ले लिया। तो अब अगर हम यहाँ सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी के लिए ग्राफ देखें, तो काइनेटिक एनर्जी अभी हम लोगों ने देखा, जो डिराइव किया, फॉर्मूला क्या आया, 1/2m ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इससे आप देख करके ही समझ जाते हैं कि अगर y 0 होगा, यानी इक्विलिब्रियम पे साम्यावस्था में ऑब्जेक्ट है, y यानी डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अधिकतम हो जाएगी। और अगर y अधिकतम हो गया
है ना, y अधिकतम कितना, एम्पलीट्यूड के बराबर, यानी y इज इक्वल टू a हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, यानी अधिकतम विस्थापन पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। अधिकतम विस्थापन पर आपकी काइनेटिक एनर्जी 0 है और साम्यावस्था पर जहाँ पे y 0 है वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आपकी मैक्सिमम है। ठीक है, तो इस बेस पर पैराबोला आपका बनकर जो आता है वो पैराबोला का शेप काइनेटिक एनर्जी के लिए कुछ इस टाइप का शेप आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ ये शेप आ रहा है पैराबोला का। ठीक है, तो ये पैराबोला अब आया, तो यहाँ आप ये भी देख लीजिए कि 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की पावर है सिंगल, तो जिसकी सिंगल पावर है वो देखिए सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में हमने लिया एनर्जी को, सिर्फ एक डायरेक्शन में, लेकिन जिसकी पावर डबल है यानी डिस्प्लेसमेंट, उसको प्लस डायरेक्शन में भी देते हैं पोजीशन और माइनस डायरेक्शन में। यानी पैराबोला हमें कैसे देखना है, जिसकी स्क्वायर है वो प्लस माइनस दोनों को कवर करता है, जिसकी पावर 1 है वो सिंगल सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया जाता है। ठीक है, y जहाँ पे 0 है, जहाँ पे विस्थापन 0 है, वहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी अधिकतम पोजीशन तक गई। ठीक है, और जहाँ पे विस्थापन अधिकतम है यानी y इज इक्वल टू a रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 0 पे आ जाती है, प्लस डायरेक्शन में भी और माइनस डायरेक्शन में भी। तो ये गतिज ऊर्जा कहा जाता है। इसी तरीके से अगर हम स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए ड्रॉ करें तो वही y एक्सिस पर एनर्जी, x एक्सिस पर विस्थापन डिस्प्लेसमेंट हमने लिया, और जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी के लिए ड्रॉ किया, जब हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए वही चीज़ ड्रॉ करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, 1/2m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी जहाँ पे साम्यावस्था y 0 है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का जो पैराबोला है वो 0 को टच करेगा, ये 0 पे आ गया। लेकिन जहाँ पे y मैक्सिमम है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का पैराबोला अधिकतम एनर्जी पर जाएगा। ठीक है, अधिकतम एनर्जी का क्या मतलब, ये एनर्जी की एक्सिस है ना, ऊर्जा की एक्सिस है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का ये वैल्यू मतलब एनर्जी अधिकतम, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में भी और नेगेटिव डायरेक्शन में भी। और पैराबोला में हमें ध्यान क्या रखना है कि एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी जो कि पावर है सिंगल, यानी एनर्जी को सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस की तरफ हमें लेना है, सिर्फ इधर हमने देखिए एनर्जी इधर दिखाया है ना, ये ऊर्जा है, तो एनर्जी सिर्फ हम इधर जा रहे हैं, हम इधर नहीं जा रहे हैं, नेगेटिव में नहीं जा रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हम इधर का भी ले रहे हैं और इधर का भी ले रहे हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर है। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या आपको मिल रहा है फॉर्मूला, वो भी आपने देख लिया। पोटेंशियल एनर्जी का पैराबोला कैसे बनेगा वो भी हमने देखा। तो ये काइनेटिक एनर्जी के लिए, ये वाला पैराबोला काइनेटिक एनर्जी के लिए आया और ये वाला पैराबोला पोटेंशियल एनर्जी के लिए आया। अब थोड़ा और अच्छे से आप ड्रॉ करेंगे, बहुत अच्छे से ड्रॉ नहीं होने पाया है, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर। और ध्यान रखना है कि जब काइनेटिक एनर्जी 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और मैक्सिमम में कितना, जो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों को जोड़ के आया 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना। तो ये जो लाइन है ये फिक्स एनर्जी को दिखाती है और वो एनर्जी कितनी होगी, 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और किसी भी पोजीशन पर, मान लीजिए इस पोजीशन की, इस विस्थापन की हम बात करें, इस पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू आएगी उन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो यही फिक्स वैल्यू हो जाएगी 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्योंकि हम लोगों ने जो मैकेनिकल एनर्जी निकाला, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ऐड करके, वहाँ आपने देखा कि जब दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये फिक्स वैल्यू आती है। तो ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे आप किसी भी विस्थापन पे ले लीजिए, मान लीजिए इस विस्थापन पे लिया तो इस विस्थापन पे आपकी देखिए काइनेटिक कितनी है, इतनी, और पोटेंशियल कितनी है ये, तो इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू ही बनेगी। ठीक है, आप किसी भी पोजीशन पे जाकर के इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे चेक करना है तो इस पोजीशन पर अगर आप काइनेटिक ये वैल्यू और पोटेंशियल ये वैल्यू ऐड करेंगे तो आपको टोटल वैल्यू ये जो मिलेगी वो उतनी ही आएगी, कितनी, 1/2m ओमेगा स्क्वायर
ए स्क्वायर। तो इस तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति करते हुए ऑब्जेक्ट के लिए आप गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल सकते हैं। दोनों के बीच ग्राफ कैसा आएगा आप यहाँ देख पा रहे हैं, पैराबोला परवलयाकार बनेगा। गतिज ऊर्जा का पैराबोला ये वाला है, स्थितिज ऊर्जा का ये पैराबोला है, दोनों को सम करेंगे तो ये फिक्स एनर्जी आती है जो एक लाइन से आपने ड्रॉ किया है। तो ये ग्राफिकल स्टडी भी आप यहाँ पर करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे की जानकारी के लिए आगे की वीडियोस में हमारे साथ बने रहिए। आज के वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।